आपको कब पता चला कि आपको कैंसर है? बायोप्सी के लिए गई हूँ तो उसमें पता चला कि 3rd स्टेज कैंसर है। कीमो कैसे इसकी ट्रीटमेंट होती है और कितना पेनफुल है ये? कीमो सिर्फ रोकने के लिए दी जाती है कि वो आगे बढ़े ना। कीमो लगता है उसके बाद हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। कीमो का सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है वो है आपके हेयर फॉल। ब्रेस्ट रिमूव की बात की, जी। कब इसकी जरूर नौबत आती है? जब वो फैलने की स्थिति में आ जाता है तो डॉक्टर रिमूव का ऑप्शन देते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो हमारे माध्यम से आप लोगों को बताएं, महिलाओं को बताएं। तो महिलाओं को अपने शरीर के बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। आप अपनी विल पावर आपकी मजबूत रखेंगे तो आप उससे लड़ सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर रामेश्वरी नादान जी। डॉक्टर रामेश्वरी नादान एक कैंसर पेशेंट हैं जो इस बीमारी से संघर्ष कर रही हैं, लड़ रही हैं। इसके साथ ही डॉक्टर रामेश्वरी नादान महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बता रही हैं, जागरूक कर रही हैं, उन्हें बता रही हैं कि इस बीमारी से कैसे लड़ सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं और हमें क्या प्रिकॉशन भी लेना चाहिए। इसके साथ ही वो समाज सेवा भी कर रही हैं, स्कूलों में बच्चों को गुड टच, बैड टच की शिक्षा भी दे रही हैं। डॉक्टर नादान साहित्य, शोध और समाज सेवा में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। उन्होंने अब तक 15 किताबें भी लिखी हैं जो कि प्रकाशित भी हो चुकी हैं। वो कैंसर पर भी लिख रही हैं जो आने वाले समय में प्रकाशित होगी। मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर रामेश्वरी जी, आपको कब पता चला कि आपको कैंसर है? मतलब कितने साल हो गए? जी, मुझे पिछली जुलाई को पता लगा कि एक पता है क्या मतलब एक हल्की सी गांठ हुई। इस टाइम तक नहीं पता था कि कैंसर है। बस उस गांठ की जांच करते 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 लास्ट में पता लगा कि हाँ, अब कैंसर की शुरुआत हो गई है। मतलब 2024 में? जी ठीक। जी। तो ऐसा मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई शारीरिक बदलाव, ऐसे क्यों आपको लगा कि अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जी, एक्चुअली बात ये हुई कि एक दिन मेरा ध्यान गया अपनी ब्रेस्ट पे तो एक छोटा सा काले चने के बराबर एक छोटी सी गांठ महसूस हुई। हम्म, तो जब मैंने उसको टच किया तो वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी और ना उसमें पेन था। हम्म, और फिर भी मुझे लगा कि एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। हम्म। तो मैं डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला ये नॉर्मल है, महिलाओं के लिए ये आम बात है कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो उन्होंने मुझे 15 दिन की मेडिसिन दी। बट 15 दिन बाद भी वो वैसी की वैसी थी गाँठ। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर चेंज किया, एक लेडी डॉक्टर के पास गई, उनको दिखाया। उन्होंने भी यही बोला कि अभी आपकी जो एज है उसके हिसाब से मेनोपॉज़ का टाइम आ रहा है तो उसमें गाँठें नॉर्मल हो तो आ मतलब जाएँगी। महिलाओं में ये गांठें से बनती हैं हाँ, और हट भी जाती हैं? जी, जी। ये नॉर्मल है? नॉर्मल है, पीरियड्स के अच्छा। टाइम पे आपको ब्रेस्ट में आपकी गाँठें बनती है और जब पीरियड्स आपके बंद हो जाते हैं तो ठीक हो जाती है, अपने आप हो जाता है। हुँ, तो ये एक आम समस्या है महिलाओं की और इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। हुँ। तो सबने यही बोला मुझे उस टाइम पे। फिर जब नहीं हुआ उसके बाद फिर 1 महीने बाद फिर डॉक्टर्स को दिखाया गया, फिर जाके कैंसर की जाँचें शुरू करी हमने। जाँच की प्रक्रिया कैसे चली और जी। क्या-क्या जाँच हुए इसमें? जी, सबसे पहले तो मैमोग्राफी होता है। हुँ, फर्स्ट जो जाँच होती है मैमोग्राफी होती हुँ। है ब्रेस्ट में। तो वो कराई गई पर उसमें नॉन कैंसर निकला। तो जब उसमें नहीं निकला तो फिर उसके बाद मैंने एक सुई की जाँच एफएनसी बोलते हैं, वो टेस्ट कराया। एफएनएससी, हाँ। हाँ, उसे टेस्ट कराने के बाद उसमें भी नहीं निकला। अब जब उसमें भी नहीं निकला तो हम थोड़ा-सा निश्चिंत हो गए कि चलो भई ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। पर डॉक्टर से मैंने जब सलाह ली तो मैंने कहा क्या मैं इसको रिमूव करवा सकती हूँ? हुँ। छोटी-सी गाँठ है पर आगे फ्यूचर में कोई टेंशन ना हो इसलिए। तो उन्होंने कहा आप करवा सकती हो। फिर जब मैंने सर्जन से बात करी और उसको रिमूव कराया, तो रिमूव कराने के बाद फिर बायोप्सी के लिए गई हूँ। तो उसमें पता चला कि 3rd स्टेज कैंसर है हुँ। और काफ़ी हाथ तक फैल गया है, राइट हैंड तक फैल चुका था। अभी जैसे आपने बताया कि आपके मैमोग्राफी हुआ, जी, ठीक, उसके साथ 2 और टेस्ट हुए थे आपके, एफएनसी हुआ। एफएनएससी हुई, जी, इसमें भी नहीं आया। हाँ, फिर तो मेरा बायोप्सी। सवाल ये है कि जैसे डॉक्टर ने भी आपसे कह दिया कि अभी कुछ नहीं है, वो तो आप उसके पीछे लगी रहीं, जी। फिर आपने एफएनएससी कराया, उसके बाद पता चला। मतलब इंसान को कब तक उसके पीछे जाना चाहिए? मतलब क्योंकि नॉर्मली लोग जो है इतना सुनने के बाद डॉक्टर से हाँ रिलैक्स हो जाएँगे, चलो भाई कुछ नहीं है। आपको क्यों ऐसा लगा कि नहीं, मुझे एकदम लास्ट तक जाना चाहिए, चेक करना चाहिए? क्योंकि ये महिलाओं के लिए भी जानना ज़रूरी है। ये इसलिए क्योंकि जब मेरे बेटे का जन्म हुआ था हुँ, 15 साल पहले, हुँ, मुझे लेफ्ट ब्रेस्ट में गाँठ हुई थी। अच्छा। वो दूध की गाँठ। जैसे हुँ, बच्चों को हम जब जिस टाइम हम बच्चे को फिट करवाते हैं, हुँ, तो उस टाइम पे गाँठें नॉर्मल हो जाती है। तो वो गाँठ ठीक नहीं हो रही थी और हमने डॉक्टर्स को दिखाया था, तो उस टाइम वो नॉन कैंसर गाँठ थी और उसको हमने रिमूव करवा दिया था। पर मुझे उस टाइम डॉक्टर ने कहा था कि फ्यूचर में अगर कभी आपके कोई गाँठ होती है, तो आप प्लीज़ उसको जाँच ज़रूर कराइएगा। तो मेरे दिमाग में वो अच्छा। बात चल रही थी। हुँ। तो 15 साल बाद जब दोबारा ऐसा कुछ महसूस हुआ, तो फिर मैं उसके पीछे पड़ गई कि हाँ, वो क्यों हो रही है? पता करना चाहिए उसका। मैम, इसके बाद अब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। जी, जी। अभी कितना लंबा चलेगा ये और अभी क्या-क्या हो चुका है एक इस 1 साल के बीच में? जी।
सबसे पहले तो कीमो से स्टार्टिंग हुई। ठीक है। कीमो मेरी 8 कीमो हुई और उसके बाद रेडिएशन थेरेपी न हुई। वही कीमो मतलब कितने गैप के बाद होता है ये? कीमो देखो सबका अलग-अलग होता है, हाँ, किसी का वीकली होता है, किसी का 21वें दिन होता है, तो मेरा 21वें दिन हुआ। ओके। तो मेरा थोड़ा हार्ट की वो था क्योंकि फैल रहा था तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी था, इसलिए सबसे पहले उन्होंने मुझे कीमो दी। और कीमो 4 कीमो देने के बाद मेरा डॉक्टर्स ने बोला कि हमें आपकी ब्रेस्ट रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि वो फैल काफ़ी चुका था। ब्रेस्ट में पूरा फैल गया था, राइट हैंड का अंडर आर्म्स पूरा फैल चुका था। तो कीमो सिर्फ़ रोकने के लिए दी जाती है कि वो आगे बढ़े ना। ओके। तो कीमो का जो मेन मकसद होता है, आप एक जगह पे उसको वहीं जितने भी रोकना है हाँ, उसको। रोकना है उस जगह को, हुँ, उससे आगे ना बढ़े। उसके बाद सर्जरी हुई, सर्जरी होने के 2 महीने बाद जब टाँके वगैरह ठीक हो गए, उसके बाद फिर 4 कीमो उसके बाद दी गई। फिर उसके बाद रेडिएशन शुरू हुआ, फिर वो ओके। 15 रेडिएशन दिए गए। फिर अब जो चल रहा है वर्तमान में वो हार्मोन थेरेपी है, उसकी एक मेडिसिन है, डेली एक मेडिसिन खानी होती है। अभी आप ठीक हैं? हाँ, स्वस्थ हैं? पहले से काफ़ी बेटर हूँ और 3-3 मंथ में अब टेस्ट करवाने, पर ये लाइफ टाइम तक चलता है। देखो अच्छा। क्योंकि जैसे मेरा ER-PR पॉजिटिव है और काफ़ी लोगों का होता है, उसमें क्या होता है जब ER-PR पॉजिटिव होता है तो फ्यूचर में कैंसर के दोबारा बैक मारने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओ 80 से 90%। तो जैसे ये 3rd स्टेज में आपने बताया लाइफ टाइम मेडिसिन चलेगी, जी। तो क्या ये हर स्टेज का भी ऐसा ही है कि स्टेज 2nd में हो, 4th में हो, 3rd में, तो ये ऐसे लाइफ टाइम चलती हाँ, रहेगी मेडिसिन? कैंसर में क्या होता है आपको रेगुलर चेकअप में रहना पड़ता है और लाइफ टाइम कुछ मेडिसिन होती है, किसी की 5, किसी की 10 साल होती है। हो सकता है अगर हालत ज़्यादा वैसा है या आगे लगता है कि चांसेस है तो वो बढ़ जाती है, पर कम से कम 10 साल तो लेके चलें। 10 साल की हाँ, 10 मेडिसिन साल चलेगी। रेगुलर आपको मेडिसिन में भी रहना है और चेकअप में भी रहना है। डॉक्टर नादान जी, अभी ट्रीटमेंट की बात हम कर रहे थे, जी। कीमो पर आते हैं। कीमो कैसे इसकी ट्रीटमेंट होती है और कितना पेनफुल है ये? वो कीमो पेनफुल नहीं होता है जब नहीं, नॉर्मली लोगों को हाँ, यही समझ में आता है कीमो मतलब लोग कीमो के नाम से एक्चुअली लोग सोचते हैं कीमो पता नहीं क्या होता है, हाँ, कि उसमें कुछ दर्द होता होगा कीमो करते, ऐसा कुछ नहीं होता। जब कीमो एक जैसे आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है वैसे चढ़ाया जाता है, सबसे पहली बात। हुँ, कि और उसमें एडमिट होने की ज़रूरत नहीं थी, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले काफ़ी एडमिट करते हैं, पर गवर्नमेंट में एडमिट भी नहीं करते, जब तक आपकी स्थिति ठीक है, चलने-फिरने लायक है तो वो आपको एडमिट नहीं करते। तो आप कीमो करा के घर आ सकते हो आराम से अपने। तो जब कीमो मेरा स्टार्ट हुआ पहली कीमो, तो मैं जब घर आई तो बिल्कुल नॉर्मल आई थी, ठीक-ठाक, पर कीमो का असर दूसरे या तीसरे दिन से शुरू होता है हुँ, आपकी बॉडी में। हुँ। उसके बाद उल्टियाँ आना, पेट खराब होना, फ़ीवर आना, पैरों में दर्द, तो ये हर बॉडी का अलग-अलग है। पेन भी होता है? हाँ, उसमें पैरों में बहुत तेज़ पेन मतलब मेरा जो हुआ, अच्छा, ज़रूरी ये नहीं है सबको कि हो, अलग-अलग होते हैं? सबको अलग-अलग अच्छा, सिम्पटम्स आते हैं। आपको पैरों में हुआ, हाँ, मुझे ठीक पैरों है। में और कमर में बहुत तेज़ दर्द होता था, इतना कि मतलब पैर रखने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। अ, स्टार्टिंग से जैसे डॉक्टर ने बताया रिपोर्ट भी आ गई आपकी, ट्रीटमेंट के लिए आपको जब बुलाया गया, तो कितने दिन के बाद कीमो स्टार्ट हुआ फिर? मेरी 10 दिन बाद कीमो शुरू हो कीमो गई थी। स्टार्ट हो गई हाँ, और अभी तक 8 8 कीमो। बार हो चुकी हैं। जी, जी। मैम कुछ ऐसा इस पूरे 8 बार के कीमो में जो आप बताना चाहती हैं, ऐसे पेन से रिलेटेड या कुछ अलग ट्रीटमेंट के टाइम आपने ऐसा कुछ मतलब एक्सपीरियंस किया? कीमो के दौरान सबसे पहले जब शरीर में आपके बदलाव आते हैं, हुँ, तो उस टाइम आप अपने शरीर को जितना एक्टिव रखेंगे ना, उतना कीमो का असर कम हो जाएगा। और फाइट करने में हाँ, ईज़ी और फाइट रहेगा। करने हाँ। में आ जाए। तो मैंने वॉक करना शुरू करा, हुँ, ध्यान शुरू करा, ध्यान सुबह-शाम आधा-आधा घंटा लेती थी और उसके बाद सबसे बड़ी बात होती है कीमो में इम्यूनिटी पावर कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। इसमें इम्यूनिटी पावर कम होने लग जाती है। प्लेटलेट्स आपकी गिरने लग जाती है, हीमोग्लोबिन आपका कम होने लग जाता है। तो मुझे इस पे काम करना था। तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए मैंने चुकंदर खाया, इम्यूनिटी पावर के लिए नारियल पानी तीनों टाइम, हुँ, वो काफ़ी लिया। हाई प्रोटीन लेना पड़ता है, तो हाई प्रोटीन जिससे भी लिया जाता था, वो सारी चीज़ें ठीक मैंने है। ली। हुँ, और बाकी ये है कि सबसे मेहनती विल पावर, बिल्कुल। कि ठीक होना है हाँ, और लड़ना है, जीतना है इससे। हाँ, उससे जीतना। और काफ़ी लोग ऐसा नहीं है, नेगेटिव भी बहुत लोगों ने बोला आप बाहर मत निकलो, ये मत करो, पर मैंने अपने रूटीन कार्य कोई बंद नहीं करे। मैं लिखती रही, पूरे साल भर में मैंने लिखा भी, पूरा 1 साल बीमार रही पर 1 साल मैंने लिखना नहीं छोड़ा। तो मेरी 4 किताबें उसमें पूरी हो गई। तो उसका मैंने फ़ायदा उठाया कि भई अब मेरा हाथ की सर्जरी हो रखी है तो मैं और काम नहीं कर सकती। और मैं लेफ्ट हैंड से टाइपिंग कर लेती थी, तो मैं अपना मोबाइल में टाइपिंग करती रही। हुँ। तो उससे मुझे काफ़ी हुआ कि मतलब अंदर से स्ट्रॉन्गली मैं मजबूत हुई। कीमो में जनरली हेयर फॉल को लेकर लोग ज़्यादा सोचते हैं, देखते हैं। ये क्या ऐसे होता है? ऐसे कीमो लगता है उसके बाद हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है? हाँ, कीमो का सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है वो है आपके हेयर फॉल। तो ओके, पहले ही कीमो के बाद आपके सर में खुजली वगैरह शुरू हो जाती है। ओके। पर जब मैं कीमो कराने जाना था मुझे, तो मेरे बाल औसत से ज़्यादा लंबे थे।
हाँ। अच्छे खासे खूब घने बाल थे। तो हुआ यह है कि मुझे पहले से पता था कि कीमो होने पे आपके बाल निकल जाते हैं, तो मैंने क्या करा, अपने बॉय कट करवा लिए थे बाल, कीमो शुरू होने से पहले ही। अच्छा। तो जब मैं पहली कीमो करा के आई तो दूसरे दिन ही मैं गई और अपने पूरे बाल खुद ही रिमूव करा दी, क्योंकि मुझे पता था आगे झड़ने वाले। तो मुझे लगा कि मैं क्यों उस दिन का वेट करूँ कि धीरे-धीरे बाल निकले और वो पेन को सहूँ। ठीक है। और जब मैंने रिमूव कर दिए तो मैं घर के अंदर, फिर मुझे लगा मैं बाहर पब्लिकली सामना कैसे करूँ? सबसे बड़ी बात है तो हाँ, महिलाओं के लिए तो बाल कहते हैं हाँ, सौंदर्य की बिल्कुल। निशानी है। हुँ, पर मैंने सोचा नहीं कि क्या मेरी जो बाहरी सुंदरता वही सब कुछ है। फिर मुझे लगा नहीं, एक लोगों के सामने एग्जाम्पल होना चाहिए कि नहीं, महिलाओं की जो सुंदरता होती है वो आंतरिक होती है। स्त्री का जो व्यवहार होता है, उसके गुण होते हैं, वो उसकी सुंदरता है। तो मैंने क्या करा कि जब बाल रिमूव हुए मेरे, तो मैं ऐसे ही पब्लिकली गई। अपने बेटे के पीटीएम में गई, हॉस्पिटल में गई, अड़ोस-पड़ोस में, कभी सम्मेलनों में ऐसे ही गई। तो उससे क्या हुआ कि लोगों को भी अच्छा लगा और मुझे भी आत्मविश्वास जो है ना वो बढ़ गया मेरा। डॉक्टर नादान जी, एक सवाल मेरा ऐसा थोड़ा मेंटली जो आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करा, इसको लेकर है कि जैसे आपको जब पता चला कि कैंसर है, वो भी थर्ड स्टेज का, जी, जी। क्या महसूस किया आपने? उस समय कैसा लगा आपको कि अब क्या आगे करना चाहिए? कैसे लड़ना चाहिए? और जब पता लगा तो पहले दिन तो हम सोचते रहे कि अब क्या करें आगे। हुँ, तो एक दिन तो इसी में बीता। हुँ, दूसरे दिन फिर हमने प्राइवेट और सरकारी सभी हॉस्पिटलों के कुछ डॉक्टर्स मेरे कॉन्टैक्ट में थे, उनसे बातचीत करी, अपनी रिपोर्ट्स भेजी कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। फिर हुँ, पता लगा कि नहीं, ये ठीक होने वाला है, ठीक हो सकता है। बस वही है कि आप अपनी विल पावर आपकी मजबूत रखेंगे तो आप उससे लड़ सकते हैं। तो उसके अगले दिन से सोच लिया कि नहीं, जीतना है हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। हुँ। तो बस उससे चलती रही, वो फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा और आज ठीक हूँ। डॉक्टर नादान जी, आप समाज सेवा भी करती हैं, महिलाओं को अब ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बता रही हैं, तो क्या ये जर्नी आपको कैंसर जब हुआ उसके बाद से आपने स्टार्ट किया, कैसे इसकी शुरुआत हुई? मैं जब मेरा पहले सबसे पहले ये था कि भई प्राइवेट में दिखाना है या सरकारी में, तो मेरी सर्जरी तो मैंने प्राइवेट में करवा ली थी, जी। बट मुझे उसके बाद लगा कि ये बहुत लंबा इलाज है। लंबा है, साथ में बहुत महँगा है। हुँ, तो एक मिडल फैमिली का आदमी अगर करता भी है तो आप 40-50 लाख के बीच में आप आ जाते हो। तो मुझे उस टाइम लगा कि मैं अपनी फैमिली में क्यों आर्थिक बोझ डालूँ? 1% अगर मैं नहीं ठीक होता, क्योंकि मैं थर्ड स्टेज में थी, 1% अगर मैं ठीक नहीं होती तो मैं अपने परिवार पे आर्थिक बोझ डाल के क्यों जाऊँ इस दुनिया से? तो ये आप मेरा प्राइवेट का बता रही हैं 50 लाख? हाँ, 50 लाख प्राइवेट का, अच्छा। लगभग। हुँ, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, ये तो हुँ। एक अनुमान है जो मुझे बताया गया था शुरू में। अच्छा, स्टार्टिंग में। हाँ, तो ठीक है। फिर मैंने उस टाइम सरकारी हॉस्पिटल का रुख लिया। जब मैं सरकारी में गई तो वहाँ मुझे महिलाएँ बहुत, मतलब क्या काफ़ी समस्या थी। सबसे बड़ी बात कि कितनी तो ऐसी थी जो छुआ-छूत समझती है इसको। हाँ, कम्युनिकेबल उनके परिवार वाले भी, हाँ, कि ये छुआ-छूत की बीमारी है। हुँ, उनको कैंसर हो गया तो एक कमरे में रख अलग दिया ही है, उस रख दो। कमरे में कोई जाएगा नहीं। हुँ, बच्चों, जैसे कोई बड़ी एज की है तो नाती-पोते उनके पास नहीं जा रहे, उनके कपड़े अलग धोने, ये सब। फिर मैंने उनको समझाया, सबसे पहले मैंने ये समझाया ये छुआ-छूत की बीमारी नहीं है। ये हॉस्पिटल से ही शुरुआत हुई हाँ, इसकी? वहीं से हुई कि वहीं से हाँ, मुझे उनके बारे में पता लगा कि अच्छा, भई एक पढ़ा-लिखा तबका है, उसको तो पता होता है। हाँ, पर वहाँ अधिकतर लोग आते हैं जो अनपढ़ होते हैं हुँ, या बहुत कम शिक्षित होते हैं हुँ, या कुछ भ्रांतियाँ होती हैं उनके मन में। तो मुझे लगा कि यहाँ इनको समझाना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ से वो शुरू हुआ सबको। फिर मैं उनको कीमो के बारे में बताने लग गई कि डरने वाली बात नहीं है, बाल चले जाते तो उसके लिए भी घबराना नहीं है, क्योंकि आ जाएँगे बाल कुछ टाइम बाद, हुँ, ये समझाया। उसके बाद दूसरा कि ब्रेस्ट कैंसर में जो ब्रेस्ट रिमूव होती है, उसकी वजह से महिलाएँ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है। हुँ, उनको लगता है कि हमारा जो है, मतलब हमारी सुंदरता तो खत्म हो ही गई, अब हमारे लाइफ पार्टनर उस बारे में क्या सोचेगा, क्या अब मुझसे सोचेंगे? दूरियां बनाएगा, ये हुँ, बहुत बड़ी समस्या है। हुँ, फिर मैंने उनको उस चीज के लिए कन्विंस किया कि ऐसा नहीं होता है, ये चीजें सिर्फ आपका वहम है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका शरीर का कोई अंग निकल गया, जिनके हाथ नहीं है पैर नहीं है, वो भी जी रहे बिल्कुल, और बहुत खुश होके जी रहे। तो आप क्यों ऐसे एक शरीर के अंग के जाने से क्यों इतना डिप्रेशन में आ रही है, जो दिख भी नहीं रहा, हाँ, पब्लिक को तो दिख नहीं रहा ना वो, हाँ, हाँ, तो क्यों उसमें इतना घबरा रही है? तो वो मैंने उनको उस चीज़ के लिए कन्विंस किया। फिर धीरे-धीरे फिर एक चीज़ थी कि जब ब्रेस्ट रिमूव हो जाती है तो कपड़े पहनने में प्रॉब्लम आती है। मोस्टली अगर महिलाएँ ब्लाउज़ पहनेगी तो कैसे पहने? हुँ, क्योंकि एक ब्रेस्ट रिमूव हो गई, एक है। हुँ, और देखो जो पैसों वाले हैं तो सिलिकॉन की करवा ली ब्रेस्ट, ऑपरेशन करके हमने सिलिकॉन की लगवा ली, हुँ, या अच्छे महँगे प्रोडक्ट आते हैं वो यूज़ कर लिए। हुँ, बट जो एक आम तबका है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, मेडिसिन के लिए नहीं, वो क्या करे? उसके लिए क्या होता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक रुई की गेंद सी दे देते हैं और आप इसको लगाइए। हुँ, मैंने वहाँ कितनी महिला को देखा तो उसमें देखा मैंने कि बहुत ज़्यादा असहज महसूस हो रहा है, क्योंकि
इतनी मोटी बॉल है, आप उसको लगाओगे तो आपको हर चीज में उसको नहीं हो पाएगा। हम्म, तो मैंने सोचा इस पे मुझे कुछ करना चाहिए, तो मुझे मेरा ध्यान गया कि एक सूट और ब्लाउज में ना एक कप लगता है लेडीज के, और वो 200 रुपए में 4-5 आ जाते, और वो टेलर्स लगाते। मुझे ध्यान आया कि वो चोली कट ब्लाउज में महिलाएं बहुत सारी यूज करती है, तो मुझे लगा क्यों ना इसको उसकी जगह यूज किया जाए। हाँ। तो मैंने क्या करा, अपने बैग में वो रखने शुरू कर दिया, और जब मैं हॉस्पिटल जाती थी तो बांटती थी कि आप इसको लगा के देखिए। अच्छा, ये आपने हाँ, बनवाया ये और मैं फिर वहाँ बांटना शुरू नहीं, वो किया? बना बनाया मिलता है। वो आपने दो सौ बन रुपये अच्छा, हाँ, अच्छा, आपने 200 रुपये मार्केट में से 4 पीस आ जाते। ठीक है, ठीक है। 150 का भी है, 200 का भी, हाँ, 4-5 पीस आराम से आ जाते। तो मुझे वो चीज वहां से याद आई कि भाई ये अगर इसे ब्लाउज में लगाया जा सकता है, तो इसको अगर वो महिलाएं यूज करें जिनकी ब्रेस्ट नहीं है, तो उनके लिए एक वरदान साबित होगा, और सस्ता का सस्ता है। फिर मैंने अपने बैग में रखना शुरू किया, और हर साइज के, उसमें अलग अलग साइज भी मिलते हैं, आपके ब्रेस्ट के मुताबिक आप उस साइज के ले सकते हो। वो मैंने पब्लिकली बांटने शुरू करे। जब मैंने वो पब्लिक बांटने करे तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला ना, फिर मैंने उसको सोशल मीडिया में भी डाला, उसकी फोटो खींच के डाली, उसके लोगों के बारे में बताया, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और काफी लोग खुश हुए इस बात को लेकर। तो अभी क्या हॉस्पिटल कब कब जाना होता है आपको? अब मुझे हर 3 महीने में अपना चेकअप कराने के लिए जाना है। उसमें LFT KFT वगैरह होता है, ब्लड की जांच। उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स हीमोग्लोबिन वगैरह देखा जाता है। हम्म, और वो इसलिए जरूरी है कि अगर 1% बैक मारता है तो तुरंत कीमो दे देते हैं फिर। अच्छा, ठीक तो है। तो आप हर रुक 3 महीने जाते हो। बाद ही आपको हाँ, चेकअप हर कराना है? 3 महीने बाद। तो अभी आपका हॉस्पिटल जाना होता है महिलाओं को बताने के हाँ, लिए? अच्छा, अब ये करती हूँ मैं। करते रहती। आपने ब्रेस्ट रिमूव की बात की, जी, ये कब इसकी जरूर नौबत आती है, मतलब कब रिमूव करना पड़ता है इसको? जब वो फैलने लग जाता है ना आपके, जैसे मेरा हैंड की तरफ आ गया था, हाथ की तरफ आ गया था, जब वो फैलने की स्थिति में आ जाता है तो डॉक्टर रिमूव का ऑप्शन देते हैं। हम्म, इसलिए क्योंकि वो फिर किसी भी आदमी में जा सकता है वहां से। सबसे अच्छा, ज्यादा लंग्स में जाने के चांस होते हैं, फिर ओके। उसके बाद बच्चेदानी में जाने के चांस होते हैं। तो इसलिए अगर वो चीज वहां से रिमूव हो जाए, मतलब कैंसर का वो हिस्सा ही हटा दिया जाए, तो कम से कम 80% आप बच जाते हो। मैम, आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके लाइफ पार्टनर की होती है। आपके हस्बैंड ने कैसे इसमें मदद की आपकी, और कैसे सपोर्ट करते हैं वो? मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे, मतलब जॉली नेचर के हैं, और उनके कितनी भी परेशानी हो, उनके चेहरे पे सिकन कभी नहीं आती है। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहा। जब पता लगा तो मैं तो थोड़ा सा हिम्मत हार गई थी पहले ही दिन, कि क्या हो गया, पूरे दिन भर बैठी रही कि अब क्या करूं मैं। तो पर मेरे हस्बैंड ने एक चीज बोली, देखो आपके पास कितना भी टाइम है, क्या आपके पास 6 महीने 6 साल है, जितना हमें नहीं पता फ्यूचर क्या है। हम्म, आज अभी हमें पता लगा है, पर हमें फ्यूचर नहीं पता कि क्या होगा। हम्म, ठीक हो सकती हो, नहीं हो सकती, जो भी है। बट आप अपने मन में सोचो कि आपको जितना भी पल मिलेगा आपको जीना है, अपने लिए जीना है, लोगों के लिए जीना है, हमारे लिए जीना है। तो जितना भी समय मिले आप खुश होकर जियो, ये भूल जाओ कि आपको कोई बीमारी है। तो वहां से मुझे हिम्मत मिली कि नहीं, सही है। और साहित्यिक जीवन में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। वो बेशक साहित्य का कोई उनको हम्म, आवाज से भी कोई मतलब नहीं है, और वो कभी पढ़ते भी नहीं है, पर वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं कि आप बिल्कुल। लिखो, मैं आपके साथ हूँ। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है आपको एक जी। तरीके से इसे फाइट करने की। कैंसर के बाद अभी कुछ बदलाव आप फील करती हैं ऐसे, मतलब कुछ लगता है कि जिंदगी बदली है हाँ, कुछ? मुझे लगता है ये मेरे जीवन की दूसरी पारी है, और मैं बहुत मजबूत बन गई उससे। पहले जैसे मैं थोड़ी बातों में घबरा जाती थी, पर नहीं, अब जब से कैंसर से जीती हूँ तो एक आत्मविश्वास आ गया कि परिस्थिति कैसी भी हो, हम उससे अगर लड़ेंगे ना तो हम जीत जाएंगे। बिल्कुल, आप एक मिसाल हैं, और हमारा इंटरव्यू करने का भी मकसद था कि हम लोगों को बता सकें कि अगर विल पावर है, मेंटली आप स्ट्रांग हैं, तो बिल्कुल बाहर आ सकते हैं। आप समाज सेवा और भी करती हैं, स्कूलों में जाती हैं, बच्चों को जी। गुड टच बैड टच की शिक्षा देती हैं। क्या महसूस करती हैं, और बच्चों को लेकर आपका ये ख्याल कैसे आया? बच्चों का ये है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पड़ोस में एक घटना घटी थी, एक छोटी अच्छा, सी लड़की के साथ। तो किसी अपने ही रिश्तेदार से साथ की गुड टच बैड टच उस बच्चे को नहीं पता था। पर जब वो घटना, मैं उस टाइम 16-17 साल की थी, तो वो मैंने देखा अपने सामने की बात है, तो मुझे लगा कि बच्चों को इस बारे में पता होना चाहिए। तो जब मैं धीरे-धीरे हुआ, जब शादी हुई, बच्चा हुआ, मेरा अपना बच्चा हुआ, तो मुझे लगा कि मैं सबसे पहले अपने बेटे को ये शिक्षा दूँ। तो मेरा बेटा मात्र उस टाइम 4 साल का था, जब मैंने पहली बार उसे गुड टच और बैड टच के बारे में बताया, और मुझे उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हम्म, रिस्पॉन्स इसलिए अच्छा मिला कि मुझे याद है कि एक बार ये जब अपनी वैन से आ रहा था, तो ऐसे ही ड्राइवर ने इसकी गाल खींच लिया, तो इसने वो बात मुझे आके बताई, मम्मा वो मुझे बहुत तंग करते हैं, मुझे मेरे गाल खींचते। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैम आप बच्चे को क्या क्या सिखाती हो, बच्चा इस बात पे भी नाराज हो गया। मैंने कहा नहीं, वो जरूरी है, आपने प्यार से करा वो ठीक है, हम्म, पर अगर कोई गलत करे तो। हम्म, फिर मुझे लगा कि सिर्फ अपने बच्चे तक क्यों सीमित रहूं, क्योंकि बच्चे तो और भी है। तो ये बात सब, क्योंकि अधिकतर पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं बताते। हम्म।
ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है कि हम बोलते तो है कि अपने बच्चों से दोस्तों वाला व्यवहार करो, बढ़ती हुई लड़कियों से आप एक सहेली की तरह बात करो, है ना? बेटे से आप दोस्त की तरह बात करो, पर ना ही कोई पापा ऐसे बात करता है, ना कोई माँ करती है। ये सच है। अभी आप बुक भी लिख रही हैं कैंसर पे, उसमें क्या लिख रही हैं आप? ये जर्नी जो आपके साथ हुआ, कैसे शुरुआत की जी। आपने इसकी? कैंसर का देखो जो पहले दिन से जो पता लगा था, उसके बाद मुझे लगा कि अब प्रॉब्लम साल भर तो झेलना ही था, दर्द भी रहता, तो मुझे लगा अपना दिमाग में कैसे उस बीमारी की तरफ से हटाऊँ और कहीं और बिज़ी करूँ। तो उस टाइम मुझे लगा क्यों ना मैं एक संस्मरण लिखूँ, जो मैं अनुभव कर रही हूँ, वो अपने अनुभव शेयर करूँ। तो वहाँ से वो जो मैंने लिखा अनचाहा मेहमान कैंसर, नाम दिया है मैंने, क्योंकि अनचाहा ही है वो, हाँ, चाह के तो बिल्कुल, आया नहीं। कोई नहीं चाहता भी नहीं कोई। हाँ, पर हुँ, वो आया हुआ है और हमारे शरीर में रह गया है। तो मुझे लगा कि इस अनचाहे मेहमान की कुछ खातिरदारी करनी है मेडिसिन से, मतलब कीमो, रेडिएशन इसकी खातिरदारी करो, और ये एक बार जब ये आप उसकी खातिरदारी कर दोगे वो चला जाएगा, क्योंकि जब मेहमान आता है आप उसकी आओ भगत करते हो, उसके बाद वो चला जाता चला है, जाता है बिल्कुल। खुशी-खुशी। हाँ, तो हमें भी ऐसे ही करना है, उसको खुशी से जिस जैसे वो आ गया है, अब वो आ गया तो ठहरेगा ही। तो आपको उसके ठहरे वाले वक़्त में उसका ध्यान रखना है और उसके बाद वो अपना चला जाएगा। तो वहाँ से मैंने वो शुरुआत करी और वही जो टॉपिक था वो लिखा, और उसके बाद जो भी हॉस्पिटल जाती थी, जो-जो वहाँ अनुभव हुए, लाइन में लगने के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद जो अनुभव हुए सब शेयर किए। बिल्कुल। जब आपकी बुक पब्लिश होगी, हम कोशिश करेंगे एक बार और आपका इंटरव्यू करें, क्योंकि ये लोगों को पढ़ना भी चाहिए और लोगों को जानना भी चाहिए। महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में तो आप बता रही हैं। जी। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे माध्यम से आप लोगों को बताएँ, महिलाओं को बताएँ, जो उनको डेली ऑब्ज़र्व करनी चाहिए, लड़नी चाहिए इस बीमारी से अगर हो गया, या फिर और क्या कुछ करना चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो देखो ब्रेस्ट कैंसर का महिलाएँ ही उनको ही सबसे पहले पता लगेगा। हुँ, उनको अपनी ब्रेस्ट को ना हाथ से टच करके जब भी आप नहाते हो तो एक बार ज़रूर टच ज़रूर करें। उससे क्या होता है कहीं पे कोई गाँठ है या कुछ है या स्वेलिंग है तो आपको महसूस हो जाए। क्योंकि इस ज़रूरी नहीं कि गाँठ हो, कितनी बार क्या होता है निपल्स होते हैं ना उसमें हल्का-सा पानी टाइप का भी निकलने लग जाता है, सिर्फ़ निपल-निपल में। कहीं नहीं फैलता, सिर्फ़ निपल में होता है। तो वही सिर्फ़ महिला खुद ही पता कर सकती है, किसी और को तो पता लगता नहीं इस चीज़ में। तो महिलाओं को अपने शरीर के बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी पहल है आपकी जो आप महिलाओं को इस तरीके से बताती जी। हैं। मैम डेली रूटीन आपका क्या रहता है? अगर डेली की मैं बात करूँ तो सुबह उठने से लेके सोने तक का कैसा रहता है आपका? उठने का तो सुबह तो 5 बजे मैं उठ जाती हूँ, फिर अपना नहा धो के पूजा करके कि थोड़ा-सा आस्तिक भी हूँ, तो बिना नहाए धोए तो पानी भी नहीं पीती, किचन में भी नहीं जाती। हाँ, तो 5 बजे उठ जाती हूँ और 9 बजे तक मेरे घर का सारा काम खत्म हो जाता है। फिर वॉकिंग पे भी जाती हैं आप? हाँ, वो हाँ, वॉकिंग पे अपने घर पे ही करती हूँ, बाहर फिलहाल नहीं जाती हूँ। अच्छा, मतलब पिछले 1 साल से मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, अपनी छत में करती हूँ वॉक और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करती हूँ, अपना योगा बैठ के जितना हो पाता है। ठीक है। मतलब मैं इतना करती हूँ कि मेरा शरीर थके ना। हुँ, फिट ये रखती हैं बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है, हुँ, हाँ। और बाकी फ़िटनेस ठीक-ठाक है। इतनी झेलने के बाद भी मतलब मैं घर के सारे रूटीन काम सब करती हूँ। मैंने जब मेरा सर्जरी हुई तो 15-20 दिन के लिए ही काम वाली रखी थी बस, उसके बाद ज़रूरत भी नहीं पड़ी। खुद ही सारे काम खुद ही करने करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है अब आप नॉर्मल घरेलू काम करते हो ना, उससे बड़ी एक्सरसाइज कुछ नहीं है। हुँ, पेड़-पौधों को छत पे छोटा-सा बगीचा बना रहेगा, उनमें लगी रहती हूँ। आधा 1 घंटा उनके संग बिताती हूँ। प्रकृति के संग आप जितना जुड़ोगे उतना आप पॉज़िटिव फिज़िकल आएगा। एक्टिविटी आप हाँ। इन्वॉल्व रहते हैं उसमें। मैम डाइट में क्या रहता है आपका डाइट प्लान क्या रहता है? हाँ, डाइट में देखो जहाँ तक हाई प्रोटीन का तो डॉक्टर्स बोलते ही है, हुँ, तो उसमें पनीर, सोयाबीन वगैरह हो गया। अगर जो लोग नॉन-वेज खाते हैं उनके लिए फिश बेस्ट चीज़ है इसमें। प्रोटीन के लिए हाँ, हाँ, फिश खानी चाहिए। फिश हाँ, ठीक है। हफ्ते में 1 आध दिन आप फिश और चिकन ले सकते हो और वो बहुत अच्छा रहता है। और उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स तो मैं रेगुलर मेरा पहले से ही है। हुँ, ऐसा नहीं है कि मेरा कैंसर होने के बाद मैं ये चीज़ें पहले से ही करती आई हूँ। हुँ, और इसमें कीवी हो गया इम्यूनिटी पावर के लिए आप कर हुँ, सकते हो, नारियल पानी हो गया है, उसको मैं लेती हूँ। गर्मियों में तो बेस्ट है नारियल पानी और हुँ, लेना भी चाहिए। हुँ। और बस यही है, बाकी अपनी जितनी अच्छी चीज़ें खा सकते हैं आप, जितना अच्छी हाई प्रोटीन ले सकते हो उतना लीजिए। डॉक्टर रामेश्वरी नादान जी एक मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो ऐसी बीमारियों से जूझ रही हैं। इनका ये इंटरव्यू लोगों को ये ज़रूर बताएगा कि अगर आपके पास विल पावर है और मेंटली आप स्ट्रांग हैं तो आप बीमारी का किसी भी सिचुएशन से निकल सकती हैं। और मैं मैम को बहुत धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने कैमरे पर आकर ये बातें कही, कि नॉर्मली लोग ऐसी बातें करने से झिझकते हैं, लेकिन ये इंटरव्यू इतना ख़ास है और मैं इनको इसलिए भी बार-बार धन्यवाद दूँगा कि इस इंटरव्यू से लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और अगर आपको भी कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके, या जो हमारा नंबर नीचे शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी है, उसपे भी पूछ सकते हैं।
हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे और अगर आपको मैम से भी कुछ पूछना होगा तो हम उसमें भी आपकी मदद करेंगे, ताकि आपको किसी भी तरीके से हेल्प हो सके और मैम तो समाज सेवा करती ही हैं। बहुत धन्यवाद मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।